ओके जी स्टूडेंट्स, तो आज हमारा एक कम्प्लीटली नया एरिया स्टार्ट हो रहा है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं एएस अकाउंट्स के अंदर अगर सिलेबस पैटर्न की मैं बात करूं तो जो आप लोगों का पेपर टेस्ट होता है पेपर 2, उसमें शुरू के 3 क्वेश्चंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे आते हैं और आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे आता है। ठीक है, तो आज हमारा जो एरिया है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी तकरीबन पेपर 2 में वेटेज 30 मार्क्स की है और पेपर 1 में इसकी वेटेज 10 मार्क्स की है। ठीक है, आखिरी के 10 एमसीक्यूज आपके कॉस्टिंग से आते हैं। सो टोटल 40 मार्क्स तक की वेटेज है। इंपॉर्टेंट एरिया है, कंपलसरी एरिया है, आना ही आना है। ठीक है, क्वेश्चन 4 बनेगा ही इस पे, आखिरी के 10 एमसीक्यूज बनेंगे इस एरिया से। तो इसको तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इसको चॉइस में छोड़ सकें या इसको ऑप्शन रख सकें। तो इट्स अ कंपलसरी एरिया, कंपलसरी सेक्शन। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है, कॉस्टिंग क्या होती है, बेसिक कॉस्ट क्लासिफिकेशन। तो सब लोग जिसके पास ये मेरे नोट्स हैं काइंडली पेज नंबर 80 पे आ जाए। ठीक है, कॉस्टिंग बेसिक्स के नाम से ये चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज की क्लास में मेरा टारगेट होगा, ऑब्जेक्टिव है कि आपको कॉस्टिंग की बेसिक्स समझा दी जाए। देखिए, बेसिक्स जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडवांस होगी। बेसिक्स वीक रखेंगे, इस क्लास को सीरियस नहीं लेंगे, स्किप कर देंगे, नॉन सीरियस एटीट्यूड में लेंगे, आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर आगे की प्रॉब्लम से बचना है, आगे चाहते हैं कि आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स इजीली समझ में आ जाएं, तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कंप्लीटली लीजिएगा, मल्टीपल टाइम्स भी देखिएगा। इस वीडियो लेक्चर को आपके पास अपलोडेड होगी है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा है कॉस्टिंग बेसिक्स। अब सबसे पहले कॉस्टिंग बेसिक्स में टॉपिक का जो नाम है कॉस्ट, आखिर कॉस्ट किसको कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय अ कॉस्ट। ठीक है ना, कॉस्ट का वर्ड हम सुनते तो रहते हैं अपनी डेली लाइफ में, बहुत कॉमन वर्ड है कि भाई ये बहुत कॉस्टली है, ये सर इसकी कॉस्ट ये है, मुझे सर इसकी कॉस्ट इतनी पड़ी है। नॉर्मली अगर हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं तो बहुत कॉमनली ये वर्ड यूज कर रहे होते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या है। देखें, कॉस्ट कहते हैं इट्स sorry for the interruption. अच्छा, kindly online students please mark your presence in the comment box and also tell me the board is clear, everything is visible clearly, कोई blur issue तो नहीं है, कोई सारी चीजें clearly नजर आ रही हैं। ठीक है, so then I'll proceed। फिर मैं वापस से रिज्यूम करता हूँ ये सारी क्लास को, पहले मुझे ये कंफर्म करो। जी स्टूडेंट्स, everything is clear, no blur issue। स्टार्ट करते हैं। तो बात स्टार्ट हो रही थी भाई कॉस्ट से। आखिर कॉस्ट कहते किसको है। देखिए, कॉस्ट इज बेसिकली अ सैक्रिफाइस ऑफ वन रिसोर्स टू ऑब्टेन अनदर रिसोर्स। ऐसे ही होता है ना, आप किसी भी चीज की कॉस्ट इनकर करते हैं। आप कोई मशीन लेते हैं तो आपने एक नई रिसोर्स ली, लेकिन आपके बिजनेस के पास से एक रिसोर्स गई भी तो सही, कैश क्यों भाई, ऐसे तो नहीं आ गई ना, फ्री में तो नहीं आ गई। तो हमेशा जब भी कॉस्ट इनकर होगी तो एक बेनिफिट तो मिलेगा, किसी ना किसी रिसोर्स को हम हासिल तो करेंगे, लेकिन उसके बदले में कोई ना कोई रिसोर्स सैक्रिफाइस भी होगी। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट इज अ सैक्रिफाइस ऑफ अ रिसोर्स टू ऑब्टेन अ बेनिफिट और अनदर रिसोर्स, राइट। लेकिन बेसिक डेफिनेशन तो चले ठीक है, क्लियर है, कॉस्ट की बात समझ में आती है। लेकिन कॉस्ट की बहुत सारी कैटेगरीज भी हैं जो कि इस चैप्टर की मेन जान है। जैसे कहते हैं ना, मेन पर्टिकुलर फोकस हमारा इसी पे होगा कि हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट यानी कॉस्ट क्लासिफिकेशन को समझ सकें, क्योंकि हर क्लासिफिकेशन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है अपनी तरफ से। वो एक जैसे कहना चाहिए एग्जाम के अंदर एरिया टेस्ट हो सकता है उस हिसाब से, तो आपको सारी कैटेगरीज पता होनी चाहिए कॉस्ट की। ठीक है, वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करना। आपके पेज नंबर 80 पे कॉस्ट की क्लासिफिकेशन ड्रॉ हुई हुई है, इन सब की डेफिनेशन अगले पेज पे भी लिखी हुई है। ठीक है, तो सुनते रहे गौर से कि क्या कॉस्ट, किसका क्या मतलब होता है, किसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये सारी चीजें अब आपके सामने बताई जाएंगी। प्लीज अगेन अ रिमाइंडर,
कि अपनी प्रेजेंस मार्क कर दें और कोई इशू अगर आ रहा है स्क्रीनिंग में तो प्लीज वो भी हाईलाइट कर दें। ना वन बाय वन अब हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट को क्लासिफाई करना, ठीक है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन अगर मैं कॉस्ट की करूंगा तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन कॉस्ट की होगी प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, इन सब की डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी पेज नंबर 81, ठीक है। इस चीज के बाद भी नोट से पेज नंबर 81 पे सबकी डेफिनेशंस मौजूद है। प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, अब इनका मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर डेफिनेटली इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। यानी ऐसी बहुत सारी कॉस्ट होती हैं जो प्योरली बिजनेस इनकर ही इसीलिए करता है ताकि गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सके। जैसे कि मटीरियल, भाई मटीरियल के बगैर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। मैं मटीरियल क्यों खरीदता हूं? ताकि मैं गुड्स को प्रोड्यूस कर सकूं। इसी तरीके से मैं लेबर को पैसा क्यों देता हूं? ताकि मैं गुड्स प्रोड्यूस कर सकूं। इसी तरीके से अगर एक सर्विस बिजनेस है तो मैं अपने स्टाफ को पैसे क्यों दे रहा हूं? ताकि मैं अपने प्रोवाइड कर सकूं सर्विसेज। यानी इसका मतलब बहुत सारी ऐसी कॉस्ट है। आप मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल ले लें, आपने एक फैक्ट्री लगाई, अब फैक्ट्री का आप रेंट क्यों पे कर रहे हैं? ताकि आप फैक्ट्री के अंदर गुड्स प्रोड्यूस कर सकें। तो ऐसी बहुत सारी कॉस्ट जो कि पर्पसली इसीलिए इनकर की गई हैं ताकि आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें, हर उस कॉस्ट को मैं कहूंगा प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट इसे कहते हैं कि जिसका प्योर पर्पस इनकर करने का क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स या प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट फिर क्या होती है? देखो, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता है बिजनेस सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट इसलिए इनकर नहीं करता कि गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सके। गुड्स प्रोड्यूस हो गए, चलो, तो क्या बिजनेस की कॉस्ट खत्म? सर एडवर्टाइजमेंट भी तो है, अकाउंटेंट की सैलरी भी तो है, एडमिन की सैलरी भी तो है, इसके अलावा भी तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, कैरेज आउटवर्ड्स हैं। तो बिजनेसेस के सिर्फ एक्सपेंडिचर या कॉस्ट प्रोडक्शन नेचर के नहीं होते, नॉन प्रोडक्शन नेचर के भी होते हैं, जो कि गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद शुरू होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मार्केटिंग, जैसे कि एग्जांपल आपकी एडमिन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रोडक्शन के बाद भी चल रही होती हैं। ऐसी कॉस्ट को मैं क्या बोलूंगा? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। भाई हर चीज की क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके कहीं जगहों पे मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है, सिर्फ नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लेनी। तो भाई उधर क्लियर होना चाहिए ये मैसेज। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ये सारी टर्मिनोलॉजीज आगे के चैप्टर में बार बार टाइम नहीं होगा कि एक एक चीज को एक्सप्लेन किया जाए, फौरन से पिक करना है कि मैंने क्या बोला, उसका क्या मतलब है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में फर्क क्लियर है? प्रोडक्शन कॉस्ट प्योरली फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और आपका नॉन प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन के बाद शुरू होती है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दी थी, ठीक है ना। सेकंड क्लासिफिकेशन, ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गई। अब दूसरी क्लासिफिकेशन पे हम मूव करते हैं। Now the second classification is direct and indirect cost. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बाद मैं आप लोगों की क्वेरीज लेता हूं, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या फर्क है? देखो, डायरेक्ट कॉस्ट हर उस कॉस्ट को कहते हैं जो प्रोडक्ट से इकोनॉमिकली ट्रेसेबल हो। जैसे कि ये मार्कर है, अब अगर इस मार्कर को मैं देखूं तो इसमें ये जो प्लास्टिक की बॉडी है, सो इकोनॉमिकली ट्रेसेबल कि इस बॉडी को डेफिनेटली इसकी कॉस्ट है, मटेरियल है, इसके अंदर जो रिफिल है, इंक है, ये सब डायरेक्ट कॉस्ट है कि ये प्रोडक्ट को देखते साथ इकोनॉमिकली ट्रेसेबल है कि ये इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है। यानी इसमें आप कैटेगरी कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो कि इस मटेरियल के अंदर कितना मटेरियल इंक्लूडेड है, इस प्रोडक्ट के अंदर, इस मार्कर के अंदर कितना प्लास्टिक है, इसकी एक मेजरमेंट हो सकती है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट, कि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर ये कॉस्ट कितनी इंक्लूडेड है। हर उस कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट कहूंगा मैं जो इकोनॉमिकली ट्रेसेबल हो। सर कोई और एग्जांपल मटेरियल के अलावा? लेबर।
भाई जब लेबर काउंट हो रहा होगा तो हर लेबर के आपने नॉर्मली अगर एग्जांपल्स देखें तो लेबर हार्ड पर यूनिट कैलकुलेट होता है ना कि एक यूनिट बनाने में लेबर ने कितने घंटे लगाए। तो आप अगेन एट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको किसी भी पर्टिकुलर यूनिट से। फॉर एग्जांपल आप लोग मेरे वर्कर्स हैं, 1 घंटे में 4 मार्कर्स बनाते हैं, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो गया ना, डायरेक्टली रिलेट हो गया, इकोनॉमिकली ट्रेसेबल हो गया कि इस एक मार्कर के अंदर कितनी लेबर कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो हर वो कॉस्ट जो आपकी प्रोडक्ट से इकोनॉमिकली ट्रेसेबल हो उसको आप कहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। एग्जांपल दे दी मैंने मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। एक कहलाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब सेम ये मार्कर जो है ये जहां पे बना है, ये जिस फैक्ट्री में बना है, क्या उस फैक्ट्री का रेंट नहीं होगा? क्या उस फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी? क्या उस फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा? होगा ना। ये सारी कॉस्ट भी तो है। नजर आ रहा है भाई इस मार्केट को कितनी सिक्योरिटी मिली है? कैलकुलेट कर सकते हो इस सिंगल मार्केट को, इस सिंगल मार्कर को कितनी सिक्योरिटी गार्ड ने सिक्योरिटी दी है? यू कैन नॉट कैलकुलेट इट। इवन आप रेंट और इलेक्ट्रिसिटी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते कि भाई एक मार्कर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है, कितना रेंट इंक्लूडेड है। लेकिन बिजनेस की कॉस्ट तो है, ये भी बिजनेस ने कॉस्ट तो इनकर की है ना, रेंट भी इंक्लूड किया है, अपने अकाउंटेंट्स को सैलरीज भी दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी इनकर कर रहा है, ये सारी चीजें बिजनेस इनकर कर रहा है। लेकिन ये सारी चीजें इस प्रोडक्ट से इकोनॉमिकली ट्रेसेबल नहीं है। मैं ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस प्रोडक्ट के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी शामिल है, कितना रेंट शामिल है। तो ये सारी कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है कि जिससे प्रोडक्ट का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इस प्रोडक्ट के अंदर वो कॉस्ट कितनी इंक्लूडेड है। तो हर वो कॉस्ट जिसके अंदर आप ये चीज नहीं कर सकते, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मेनी कॉस्ट, जैसे मैंने एग्जांपल दी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, आपकी अकाउंटेंट सैलरी, आपकी सिक्योरिटी वेजेस सैलरी, ये सारी चीजें क्या, ये सारी चीजें इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है कि बिजनेस इनकर तो कर रहा है लेकिन ये कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अच्छा, एक और जरूरी पॉइंट, डायरेक्ट कॉस्ट को एक और नाम से भी टेस्ट किया जा सकता है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट आर सेम। प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं? जब सारी डायरेक्ट कॉस्ट को आप प्लस कर दो तो वो क्या बन जाती है? प्राइम कॉस्ट बन जाती है। जब सारी डायरेक्ट कॉस्ट, जितनी भी आपके बिजनेस में डायरेक्ट कॉस्ट है, आप उन सबको प्लस कर दीजिए तो वो प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट को कहते हैं ओवरहेड्स। जब आप अपनी सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्लस कर दें, फैक्ट्री का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सैलरीज हो गई, अकाउंटेंट्स की, सुपरवाइजर्स की सैलरीज हो गई, सिक्योरिटी हो गई, डेप्रिसिएशन हो गई, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसका डायरेक्टली प्रोडक्ट से ताल्लुक ही नहीं हुई। ठीक है, तो हर उस कॉस्ट को आप इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। जब आप इन सबको टोटल कर लेते हैं तो आप उसे कहते हैं ओवरहेड्स। ये बिजनेस के ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स का मतलब ही इनडायरेक्ट कॉस्ट है। बहुत सारे लोग वर्ड यूज करते हैं इनडायरेक्ट ओवरहेड, तो भाई ओवरहेड होते ही इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। ओवरहेड्स होते ही इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट ओवरहेड्स होते ही नहीं। ओवरहेड्स का मतलब ही इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो अगर मैं वर्ड यूज करूं कभी ओवरहेड तो डेफिनेटली किसकी बात हो रही है? इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात हो रही है। बात करूं प्राइम कॉस्ट की तो डेफिनेटली बात किसकी हो रही है? डायरेक्ट कॉस्ट की हो रही है। ये आपको एमसीक्यू में इस तरीके से टेस्ट कर सकता है, भाई कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट, तो आप सिर्फ उस वक्त डायरेक्ट कॉस्ट को पिक करोगे। कैलकुलेट द ओवरहेड तो आप सिर्फ उस वक्त इनडायरेक्ट कॉस्ट को पिक करोगे। ठीक है भाई, ये दो क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझा दी, प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। यहां तक कोई क्वेश्चन? फिर आगे बढ़ो। ये आपको दो कैटेगरीज मैंने समझा दी, दो क्लासिफिकेशन। जी सर, अगर कहीं गए, जैसे होटल पे गए, तो उधर तो पता चल रहा होता है ना कि लाइटें कितनी लगी हुई है, ये कितनी। लेकिन बात ये है, बिल्कुल सही है, आपकी लाइटें लगी हुई है, ठीक है, फर्नीचर पे अच्छा खर्चा किया हुआ है, लेकिन एक मटेरियल जो आपको मैंने अभी डिश सर्व की है, अंदाजा लगा सकते हो उसके अंदर कितना लाइटिंग चार्जेस है? नहीं, ये भी तो कंफर्म नहीं बता सकते कि पैन में कितना प्लास्टिक। देखो ना, अंदाजा तो हो रहा है ना कि भाई प्लास्टिक की क्वांटिटी मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो एक अंदाजा कर सकता हूँ। मैं एक डिश के अंदर अंदाजा कर सकता हूँ इसके अंदर कितने राइस हैं, कितने मटेरियल है, कितना गोश्त है, कितना स्पाइस है, अंदाजा फिर भी लगाया जा सकता है। मैं नहीं बोला एग्जैक्टली, आप प्रोडक्ट को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इसके अंदर इतना मटेरियल डला हुआ है, इसके अंदर इतना टाइम लगा होगा लेबर का, अंदाजा फिर भी लगाया सकता है, लेकिन उसका तो अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। वो प्रोडक्ट से रिलेट ही नहीं करता, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है बिजनेस की। है कॉस्ट जरूर, वो भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, लेकिन कैटेगरीज है, सिंपल कैटेगरीज। ठीक है,
क्योंकि हर कैटेगरी का एक अलग इंपॉर्टेंस है जो आगे जाके आप लोगों को समझ आएगा जब आप एडवांस कॉस्टिंग पढ़ेंगे। सर नॉन प्रोडक्शन तुम्हारा समझा। नॉन प्रोडक्शन का मतलब आपने प्रोडक्शन कर लिए, गुड्स बना लिए, तो कॉस्ट रुक गई क्या? आज आपने गुड्स प्रोड्यूस कर लिए तो बस आज से खत्म आपकी कॉस्ट? नहीं, अभी भी कॉस्ट है। मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ऑडिट, पता नहीं कितनी कॉस्ट है। ये सब नॉन प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन से तो इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन कॉस्ट तो है, इसको बोलते हैं नॉन प्रोडक्शन। ठीक है जी, चले अब आगे बढ़ते हैं। खैर किसी का अगर प्रीवियस जो स्टार्टिंग लेक्चर अगर मिस भी हो गया है तो कोई इशू नहीं है, और लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आप जाके रिवाइंड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं वापस से जो बात की गई है। तो आगे बढ़ रहा हूं मैं, थर्ड क्लासिफिकेशन पे आ रहा हूँ। अच्छा, थर्ड क्लासिफिकेशन के लिए मैं पहले इसको रफ कर रहा हूँ। सही, एक काम करते हैं, रफ नहीं करता ऐसे ही। अब थर्ड कैटेगरी है, उसको कहते हैं वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल और स्टेप्ड फिक्स्ड। Now this cost classification is also known as cost classification according to the activity। ठीक है, यानी हर क्लासिफिकेशन अलग अलग है ना, ये बाय रिलेशन है, ये बाय फंक्शन है, ठीक है, ये बाय एक्टिविटी है। कि भाई अब एक्टिविटी के हिसाब से अगर मैं कॉस्ट को क्लासिफाई करूं तो 4 क्लासिफिकेशंस बनती हैं। वन बाय वन समझाऊंगा, गौर देना है डेफिनेशन पे, वर्डिंग्स पे। अगेन वर्डिंग्स पे गौर नहीं दिया, कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में नहीं आएगा। सबसे पहली चीज वेरिएबल कॉस्ट। देखें, वेरिएबल कॉस्ट किससे कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट उस कॉस्ट को कहते हैं जो लेवल ऑफ एक्टिविटी या लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होती है। वो कॉस्ट जो आउटपुट के साथ बढ़ती है और आउटपुट के साथ कम होती है। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, ठीक है, लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ऑल थिंग्स आर द सेम। So variable cost is a cost which increases and decreases with the change in output. Sir, for example, material is the best example. भाई आप अगर फॉर एग्जाम्पल केटरिंग का बिजनेस करते हो, आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है 1000 लोगों का। डेफिनेटली अब 1000 लोगों का खाना बनाना है तो 1000 लोगों के हिसाब से चावल भी चाहिए, गोश्त भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, वेजिटेबल्स भी चाहिए, हाँ भाई उसी हिसाब से ऑयल भी चाहिए, ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा ऑर्डर है। आपके पास ऑर्डर आता है 10 लोगों का, तो अब 10 लोगों के हिसाब से चाहिए आपको चावल, 10 लोगों के हिसाब से आपको ऑयल चाहिए, 10 लोगों के हिसाब से आपको क्या करना है, वेजिटेबल्स और मीट का इंतजाम करना है। इसका मतलब है प्रोडक्शन ज्यादा थी तो मटेरियल की जरूरत भी ज्यादा थी, प्रोडक्शन कम हो गई तो मटेरियल की जरूरत भी कम हो गई। सेम गोज विद लेबर, जब मेरे पास ज्यादा काम होगा तो मुझे ज्यादा लेबर की जरूरत है, कम काम होगा तो कम लेबर की जरूरत है। तो हर वो कॉस्ट जो आउटपुट के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती हो, इसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, डेफिनेशन में लिख के आ जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच वेरीज या व्हिच चेंजेस। रॉन्ग, दिस इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन। The complete definition of variable cost is the variable cost is a cost which changes with the level of output, level of activity. An example देना भी जरूरी है, एग्जाम्पल जरूर दिया करें, ठीक है, इससे आपकी डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग होती है। So this is called variable cost. एग्जाम्पल भी मैंने आपको दी, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको ग्राफिकली भी समझाता हूँ, ठीक है। पहले मैं इन सब की डेफिनेशन समझाऊंगा, फिर इन सबको आपको ग्राफिकली भी करके दिखाऊंगा। दूसरा, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट which remains constant। लेकिन अगेन ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगी अगर मैं सिर्फ ये बात करूं। फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट which remains constant because it does not change with the level of output। ये ऐसी कॉस्ट है जो आउटपुट की वजह से चेंज नहीं होती। सर ऐसी कौन सी कॉस्ट है? आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एक फैक्ट्री आपकी है खुद की, फैक्ट्री का आप रेंट देते हो, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए किराया देते हो। फैक्ट्री में 1 यूनिट बने, 2 यूनिट बने या 2000 यूनिट बने, क्या रेंट में अप एंड डाउन होगा? रेंट तो फिक्स है ना भाई। आप उसके अंदर 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो या 0 यूनिट प्रोड्यूस करो, लैंडलॉर्ड को 5 लाख रुपए महीना देना पड़ेगा। दैट इज फिक्स्ड। या ये बोलोगे कि नहीं सर आज मेरा इस बार काम थोड़ा सा हल्का हुआ है, आप इस बार 2 लाख रुपए ले लो। जो चीज हुई है फिक्स्ड है, रेंट इज फिक्स्ड। रेंट तो आपको 5 लाख ही देना पड़ेगा। अब आप प्रोडक्शन करें, ज्यादा करें, कम करें, ना करें, फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड, रिमेन्स कांस्टेंट, डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट।
चाहे आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम हो। सेकेंड एग्जाम्पल, माई अकाउंटेंट सैलरी, मेरा एक अकाउंटेंट है, उसको मैं 50,000 रुपये महीना देता हूँ। अब प्रोडक्शन हो रही है 10,000 यूनिट, 12,000 यूनिट, 15,000 यूनिट या 1,00,000 यूनिट, मेरे अकाउंटेंट की सैलरी 50,000 ही रहेगी। अकाउंटेंट का इससे क्या ताल्लुक है? तो हर वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन की वजह से चेंज नहीं होती, उस कॉस्ट को आप कहते हो फिक्स कॉस्ट। क्योंकि बेटा मैं वापस से एम्फेसाइज कर रहा हूं इस फैक्ट पे कि अगर आपने ये डेफिनेशन नहीं लिखी, अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच डज नॉट चेंज, दिस इज इनकम्प्लीट एंड दिस इज रॉन्ग एज वेल। भाई फिक्स कॉस्ट भी चेंज होती है। अगर एक जगह का रेंट आज भर रहे हो 5 लाख, तो क्या पूरी जिंदगी 5 लाख रुपए भरोगे? रेंट चेंज होता है नहीं होता? ओवर द टाइम बढ़ता है नहीं बढ़ता? विद द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, विद द इफेक्ट ऑफ महंगाई, इन्फ्लेशन आती है तो महंगाई तो आती है, रेंट तो होता है ना दादा। इसी तरीके से आज मैं सैलरी 50,000 रुपए दे रहा हूं मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से, तो क्या पूरी जिंदगी 50,000 रुपए दूंगा उसको? बढ़ाऊंगा तो सही ना। तो फिक्स कॉस्ट भी चेंज तो होती है ओवर द लॉन्ग टर्म, लेकिन प्रोडक्शन की वजह से नहीं होती। प्रोडक्शन कम हो या ज्यादा हो, फिक्स कॉस्ट अपनी जगह रहती है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में क्या बोला कि ये जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, एक्टिविटी के हिसाब से मैं क्लासिफाई कर रहा हूं कॉस्ट को। तो एक ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी के हिसाब से चेंज होती है, दैट इज वेरिएबल। एक ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी के हिसाब से चेंज नहीं होती है, दिस इज फिक्स कॉस्ट। एग्जाम्पल दोनों की दे दी मैंने। थर्ड, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इन्वॉल्व बोथ एलिमेंट्स, वेरिएबल एंड फिक्स बोथ। सर ये कैसी कॉस्ट? वेरिएबल और फिक्स दोनों उसके अंदर। तो भाई देखें, इसके अंदर ज्यादातर आ जाती हैं यूटिलिटी बिल्स। आप जो यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं, नॉर्मली अगर मैं एग्जांपल दूं आपको टेलीफोन की या इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसमें अगर आप देखें तो जब आपके पास बिलिंग होती है ना, तो बिलिंग के अंदर एक सेक्शन होता है फिक्स्ड का और एक सेक्शन होता है वेरिएबल का। फिक्स्ड यूजुअली उनका मीटर रेंट होता है जो कि आपको देना ही देना है। आप यूज ना भी करो ना, आज आप घर बंद करके चले जाओ, 1 महीना 2 महीना, आपका वो फिक्स रेंट आता रहेगा, बिल फिर भी आता रहेगा। लेकिन आप जितना यूज करोगे उतना और ज्यादा आएगा। इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसी कॉस्ट है जिसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों एलिमेंट्स हैं। ऐसी कॉस्ट को कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हो और सेमी फिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इंक्लूड्स बोथ द एलिमेंट्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ। एक एग्जांपल दी मैंने यूटिलिटी एक्सपेंसेस की, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल सुनिए। फॉर एग्जांपल, राफे मेरे पास काम करता है फिक्स सैलरी पे 15,000 रुपए, फिक्स सैलरी पे काम करता है। मैंने राफे को मोटिवेट करने के लिए मैंने बोला, चल राफे 15,000 रुपए तो तू मेरे पास काम करता ही है, अब मेरे यूनिट्स भी बिकवा, 1% कमीशन तेरा। हो जा रही बात? अब ये जितने मेरे यूनिट्स बिकवाएगा उस हिसाब से इसको कमीशन भी देना पड़ेगा। तो मैंने लेवल ऑफ एक्टिविटी से इसकी सैलरी को क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। अब इसकी सैलरी फिक्स भी है, वेरिएबल भी है, तो राफे की कॉस्ट मेरे लिए क्या हुई? सेमी वेरिएबल हुई। 2 एग्जांपल्स से आपको बात समझ में आ गई। ऐसी कॉस्ट को कहते हैं सेमी वेरिएबल। ओवर टाइम, ठीक है, कह सकते हो, बिल्कुल। ओवर टाइम इज ऑल्सो एन एग्जांपल। आपकी एक फिक्स सैलरी है, अब आप ओवर टाइम कर रहे हैं, जितना ओवर टाइम कर रहे हैं उतनी आपको वेरिएबल मिलेगी। That is also an example. So there are different examples exist in the practical world जो कि इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। सिर्फ जरूरी नहीं हर कॉस्ट इस या इस कैटेगरी में फॉल करे, कुछ कॉस्ट इस कैटेगरी में फॉल करती है। Now the last one, stepped fixed cost. जैसा कि मैंने अभी आपको क्या बोला, fixed cost also changes over the time, over the long term fixed cost also changes, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं होती वो चेंज, ठीक है। अच्छा, स्टेप फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट को कहते हैं कि जो एक सर्टेन टाइम तक फिक्स रहे, और से सुनिएगा मेरी बात, जो एक सर्टेन टाइम तक फिक्स रहे एंड देन इंक्रीज, वो एक स्टेप ऊपर चढ़ जाए और इसके बाद वापस से सर्टेन टाइम तक फिक्स रहे। सर ये कैसी कॉस्ट हुई? एक टाइम तक फिक्स है, फिर थोड़े अरसे बाद बढ़ जाती है, फिर वापस से फिक्स हो जाती है, फिर थोड़े अरसे बाद बढ़ जाती है, फिर वापस से फिक्स हो जाती है। स्टेप चढ़ रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। अभी ग्राफ में मैं दिखाऊंगा तो ग्राफ में भी ऐसे ही स्टेप नजर आएगा आपको। सर ये कैसी एग्जांपल है? मतलब इसकी कोई एग्जांपल भी है? ये कैसी कॉस्ट है? फिक्स भी है और साथ साथ बढ़ भी रही है। ठीक है, सबसे पहली एग्जांपल सुपरवाइजर। सुपरवाइजर समझते हैं ना कि भाई जो बंदा एक मैनेजर होता है जो लेबर्स को देख रहा होता है, स्टाफ को देख रहा होता है। मुझे एक बात बताओ, एक सुपरवाइजर है मेरे पास, फैक्ट्री का एक सुपरवाइजर, एग्जाम्पल गौर से सुनिएगा। मेरे एक सुपरवाइजर है, मैं उसको 25,000 रुपए देता हूँ।
अब एक इंसान की कैपेसिटी होती है ना, वो कितने बंदों को सुपरवाइज कर लेगा? 10 बंदों को, 15 बंदों को, 20 बंदों को, 30 बंदों को। 30 से ऊपर तो नहीं कर सकता ना, फिर मुझे दूसरा सुपरवाइजर रखना पड़ेगा। यानी 30 बंदों तक मेरी एक सुपरवाइजर की कॉस्ट क्या है? फिक्स, कांस्टेंट। लेकिन अब मेरा काम बढ़ रहा है, मैं एक्सपेंशन पे जा रहा हूं, अब मेरे पास वर्कर्स 30 से ज्यादा हो गए, 35 हो गए। अब वो सुपरवाइजर बोलेगा सर एक और बंदा दे दो, मैं नहीं कर पा रहा सुपरवाइजर इन सबको सही तरह से। मैं क्या बोलूंगा, चलो एक और सुपरवाइजर ले आओ। अब हो गए 2 सुपरवाइजर, तो अब मेरी कॉस्ट फौरन से क्या हो गई? जंप हो गई। पहले एक ही थी, एक ही सुपरवाइजर की कॉस्ट थी कांस्टेंट, अब अचानक से क्या हो गई? जंप हो गई। लेकिन अब 60 वर्कर्स तक कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी 30-30 की है। तो जब तक मेरे पास 60 वर्कर्स नहीं हो जाते कांस्टेंट रहेगी। फिर मेरे पास अगर 80-70 वर्कर्स हो गए तो तीसरा ले आऊंगा, फिर वापस से मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन फिर अगेन थोड़े टाइम तक कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरीके से बिहेव करेगी। तो सुपरवाइजर कॉस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेप फिक्स कॉस्ट। रेंट भी कह सकते हैं इन अ सिनेरियो कि अगर फॉर एग्जांपल आपको एक फैक्ट्री पूरी पड़ रही है तो रेंट इज फिक्स, लेकिन अब आपको 2 फैक्ट्रीज चाहिए, रेंट कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन अब 2 फैक्ट्रीज की कॉस्ट। तो इट कैन बी एनी कॉस्ट अगर उसकी नेचर इस तरीके से है। तो फिक्स कॉस्ट ओवर द लॉन्ग टर्म ऐसे बिहेव करती है, इसे कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। कुछ टाइम तक कांस्टेंट रहती है, फिर बढ़ जाती है, फिर वापस कुछ टाइम तक कांस्टेंट रहती है। तो ये सारी कॉस्ट अब मैं आपको ग्राफिकली दिखाऊंगा, ठीक है? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते। 4 कॉस्ट मैंने आपको बता दी, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड स्टेप फिक्स्ड। कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन स्टूडेंट तो पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं इन सब के आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ कि इन सब के ग्राफ्स कैसे बनता है। सही है, होपफुली अभी तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है? बहुत डिटेल में जाके बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पहली क्लास है, इसमें सारी डिटेल्स सुन लीजिए गौर से। चले, अब मैं इन सारे आपको कॉस्ट की ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग दूंगा। अगेन ये सारी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, सारे चार्ट्स वगैरह नोट्स पे बने हुए हैं, सही है? तो आप इस वक्त देखिए बोर्ड पे और समझिए इनकी नेचर को। नाउ ओके, तो अब इन सब के मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ठीक है? जितनी 4 आपको टाइप्स पढ़ाई है तो चारों टाइप्स के ग्राफ। यहाँ पे आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा मैं स्ट्रेट बनाऊं इसको, कोशिश करें। फिर टोटल फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, आखिरी स्टेप फिक्स कॉस्ट। अब इन चारों कॉस्ट के आपको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग समझाते हैं, और इसमें मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लूं। नाउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देखिए भाई एक्स एक्सिस पे है यूनिट्स, ठीक है? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये 0 हो गया और ये 100 हो गया, जस्ट टू शो दिस इज लो एंड दिस इज हाई। और वाई एक्सिस पे है कॉस्ट। नाउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड्स। क्यों भाई? यही तो डेफिनेशन समझाई मैंने अभी कि वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। सो एज यू कैन सी द यूनिट्स आर इंक्रीजिंग, सो द कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इफ द यूनिट्स आर फॉलिंग देन द कॉस्ट विल ऑल्सो फॉल। वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन, जैसे डेफिनेशन वैसा ग्राफ। गॉट इट? फिक्स कॉस्ट पे आ जाइए। तो भाई फिक्स कॉस्ट के अंदर
द ग्राफ विल लुक लाइक सेम, जो इसके एक्स और वाई एक्सिस हैं सेम होंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 0, 100, but now the fixed cost will remain constant whether it's 0 or it's 100, whether the unit is low or it's high, the cost remains constant. This is fixed cost according to the definition. जैसी definition वैसी graphical presentation. इसके बाद आ जाइए सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों एलिमेंट्स होते हैं, तो ये 0 और ये 100, और यहाँ पे हमारे पास अगेन कॉस्ट आ जाएगी। अब क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट्स होते हैं तो भाई इन दोनों ग्राफ्स का यहाँ पे रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा, क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। Will look something like this. Even I skip this line. अगर मैं ये लाइन हटा भी दूं तो भी ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है। सोचो इसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों एलिमेंट है, इसीलिए तो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ लाइन लगा भी सकते हो और इसके अलावा भी बना लो, 2 ग्राफ्स बना लो, ठीक है, ताकि कभी एमसीक्यू में आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं हो। दोनों ग्राफ अपने पास बना लो, एक लाइन के साथ और एक लाइन के बगैर, दोनों ही वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है। अब सर एक चीज के सर ये टोटल कॉस्ट की लाइन नहीं, जी बेटा टोटल कॉस्ट की लाइन भी ऐसे ही बनती है, टोटल कॉस्ट का ग्राफ भी ऐसे ही बनता है, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज आल्सो अ सम ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स। सर वो टोटल कॉस्ट 0 से स्टार्ट होगी? नहीं, टोटल कॉस्ट कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती, बिकॉज उसके अंदर फिक्स एलिमेंट है। सो टोटल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट हैविंग द सेम लाइंस, ठीक है, तो दोनों का ग्राफ एक जैसा ही, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी एक ही जैसी, दोनों की डेफिनेशन भी एक ही जैसी है। टोटल कॉस्ट भी तो क्या है, वेरिएबल और फिक्स का सम ही तो है। अगर मैं वेरिएबल और फिक्स को एक साथ ऐड कर दूं तो वो सेमी वेरिएबल बन रही है, तो टोटल भी बन रही है। तो टोटल कॉस्ट का ग्राफ और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ इज सेम, ठीक है। तो भाई ये आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ हो गया। नाउ द लास्ट ग्राफ, स्टेप फिक्स कॉस्ट। इसको तो भाई मैं अंदर भी देख के समझ लें, ऐसा होता है ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि इसके अंदर स्टेप्स ही बने हुए होते हैं। अब भाई देखें, मैंने आपको क्या बोला, स्टेप फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट, बट आफ्टर सम टाइम इट इंक्रीजेस। मैंने सुपरवाइजर की एग्जांपल दिया, 2 सुपरवाइजर हो गए, तो भाई अब ये दोनों सुपरवाइजर सुपरवाइज करेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो तो तीसरा भी करना पड़ेगा, फिर आफ्टर सम टाइम दिस इज कॉल्ड स्टेप फिक्स कॉस्ट, स्टेप्स की तरह बनेगा। तो ये आपका स्टेप फिक्स कॉस्ट का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब क्या सर हमें ग्राफ बनाने को आएंगे? नहीं बेटा, ग्राफ बनाने को नहीं आएंगे, एमसीक्यू में आइडेंटिफाई करने को जरूर आ सकते हैं। आपके सामने ये ग्राफ बना दिया जाए और यहाँ वेरिएबल कॉस्ट की जगह एक्स लिख दिया जाए, बोले भाई बताओ कौन सा ग्राफ, तो आपको पिक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट जरूर करेगा एग्जामिनर। एमसीक्यूज में तो लाजमी एक आध ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग रखना इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके अभी एक टॉपिक भी हमारा आएगा, ब्रेक इवन एनालिसिस, उसमें भी ये इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग अपनी कंप्लीट रखेंगे आप लोग। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी ग्राफ्स खत्म नहीं हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो मैंने हर जगह वर्ड यूज किया है, टोटल वेरिएबल, टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। यानी ये जो 2 मैंने ग्राफ बनाए हैं, मैंने टोटल वेरिएबल और टोटल फिक्स कॉस्ट के हिसाब से बनाए, ठीक है। डेफिनेट सी बात है, जब मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो ओवरऑल मेरी मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कम करूंगा तो ओवरऑल मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी। इसी तरीके से फिक्स कॉस्ट, अगर मैं रेंट को देखूं तो टोटल मेरा जो रेंट है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो टोटल के हिसाब से तो ये ग्राफ है। लेकिन पर यूनिट कॉस्ट भी तो एक चीज होती है, क्या ख्याल है? मैं अगर एक यूनिट के हिसाब से सर बात करूं आपसे, तो उसकी भी तो कोई ना कोई ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर मैं इन दोनों कॉस्ट को पर यूनिट के हिसाब से ले आऊं, पर यूनिट मतलब एक यूनिट की कॉस्ट, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट या एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सर फिर वो कैसे होगी शो, तो वो आपको भी शो कर देते हैं। उसका भी ग्राफ याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर आपके साथ एग्जामिनर इसी में खेलता है। आपको वो यहाँ पे वर्ड देखना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ टेस्ट किया हुआ है आपको, उसके ऊपर टोटल का वर्ड लिखा हुआ है या पर यूनिट का वर्ड लिखा हुआ है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के सामने पर यूनिट के ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो मैं सेमी वेरिएबल और स्टेप फिक्स कॉस्ट को रब कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं जरा कंपेयर कर सकूं इन दोनों ग्राफ्स। यहां तक कोई क्वेश्चन? अभी रखो। क्लियर है सर। ठीक है, तो ये सारे चार्ट्स आपको समझ में आ गए, नजर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप फिक्स कॉस्ट को रब करके यहाँ पे जरा पर यूनिट की अंडरस्टैंडिंग दे दूं आप लोगों को। ये दो ग्राफ इरेज कर रहा हूं मैं इसको। अगेन रिमाइंडिंग, क्या बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, टोटल और पर यूनिट का फर्क है। ये दो ग्राफ टोटल के हैं, ये एज इट इज रहेंगे, लेकिन भाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी तो कोई चीज है ना, ठीक है ना। यानी अगर पर यूनिट कॉस्ट को मैं देखूं तो पर यूनिट भी तो एक कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी ना, सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे रीजन है उसके, तो हमें तो पर यूनिट का भी बिहेवियर पता होना चाहिए। टोटल का तो बिहेवियर आपको समझ में आ गया। अब मैं पर यूनिट की बात करता हूं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। और साथ साथ पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। अब इन दोनों का ग्राफ गौर से देखिएगा, इसकी लॉजिक भी समझाऊंगा और डिफरेंशिएट करने के लिए याद रखना पड़ेगा ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। अगेन यहां पे कॉस्ट, यहां पे यूनिट्स। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विल बिहेव लाइक दिस। सर ये तो फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बना दिया आपने, ये तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में तो आपने फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बना दिया, ये क्या सीन है? तो हमें कैसे पता चलेगा ये फिक्स कॉस्ट है या पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है? बेटा आपको देखना पड़ेगा, ऊपर एग्जामिनर ने वर्ड ये यूज किया है, टोटल या पर यूनिट। पहचानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ग्राफ को देख के टिक नहीं कर देना। तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है। अब बोलेंगे सर ये क्यों, इसको एक्सप्लेन करें। देखो भाई एक्सप्लेन कर देता हूँ, बड़ी सिंपल और सादी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। वो वाली लाइन भी तो बनी। कौन सी? वो वाली लाइन नहीं, कोई और लाइन नहीं बनेगी। Variable cost। पर यूनिट कॉस्ट नहीं, वो ये है, वो टोटल है, वो सेमी वेरिएबल, बिल्कुल अलग अलग रखो। यहाँ पे हम पर यूनिट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, पर यूनिट टोटल कॉस्ट की नहीं, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। अब एग्जांपल सुनो गौर से कि सर ये क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट तो आप बोल रहे हैं कि बढ़ती है, तो भाई टोटल में बढ़ती है, टोटल में बढ़ती है, टोटल में कम भी होती है, पर यूनिट कॉस्ट तो सेम रहती है ना। सबसे आसान और समझ में आने वाली एग्जांपल इज पेट्रोल। आप 100 लीटर डलवा लीजिए, 1000 लीटर डलवा लीजिए, 2000 लीटर डलवा लीजिए या 1 लीटर डलवाइए, क्या पेट्रोल का रेट आपके लिए चेंज हो जाता है? रेट पर लीटर रिमेन्स सेम। आज समझ आ रही है? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कुछ केसेस के अंदर ये थ्योरी गलत भी साबित हो सकती है। अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे सर बल्क डिस्काउंट कहां गया, बिल्कुल आई एग्री विद दिस, बट अभी हम एक नॉर्मल सिनेरियो समझ रहे हैं कि अगर मैं नॉर्मली बात करूं, मैं बल्क में नहीं जा रहा, तो आप यूनिट्स ज्यादा करें या कम करें, आपकी पर यूनिट कॉस्ट रिमेन सेम। एग्जाम्पल लिख लीजिए, पेट्रोल प्राइस पर लीटर। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे कि भाई वेरिएबल कॉस्ट ठीक है, मैं ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, ज्यादा पेट्रोल लगेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल में तो बढ़ेगी, लेकिन पर यूनिट तो उतनी है उसकी कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट। तो भाई अगर मैं फिक्स कॉस्ट का और इसका ग्राफ देखूं तो ये तो सेम हो गया, तो इसीलिए मैंने क्या बोला, एग्जाम में देखना पड़ेगा कि ग्राफ आपको टोटल का दिया हुआ है या अगर टोटल का दिया हुआ है तो यू विल टेक फिक्स कॉस्ट इन द आंसर, अगर पर यूनिट का दिया हुआ है तो यू विल टेक वेरिएबल कॉस्ट इन द आंसर। यानी एक ही ग्राफ के दो आंसर हैं, डिपेंड करता है ऊपर की वर्डिंग्स पे। समझ में आ गया भाई? ठीक है, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ इस तरीके से बनता है। पेट्रोल प्राइस आपके लिए एग्जांपल हो गई, और कोई आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गई ये बात एग्जाम्पल के साथ? ठीक है,
चलेगी। अब आते हैं पर यूनिट फिक्स कॉस्ट की तरफ। हम पर यूनिट फिक्स कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, अगेन y एक्सिस पे कॉस्ट और यहां पे यूनिट्स। सो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट लाइक दिस। सोचे भाई, मैं रेंट दे रहा हूं अगर 5 लाख रुपए का, ठीक है, 5 लाख रुपीस मैं रेंट देता हूं और सिर्फ एक यूनिट प्रोड्यूस करता हूं। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी हुई? 5 लाख हो गई। सिर्फ एक यूनिट प्रोड्यूस किया। 2 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं तो एक यूनिट की कॉस्ट पे कितना है? 2.5 लाख। आधा, फौरन से आधा हो गया। एक यूनिट बढ़ाने पे ही आधा हो गया। मैं अगर यहां पे 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर डालू तो 5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, एक यूनिट पे आ गया। इसीलिए तो बोलते हैं वॉल्यूम बढ़ाओ। इसीलिए तो कहा जाता है कि ज्यादा वॉल्यूम में काम करो, ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसे कहते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसी को कहते हैं कि जब आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, ज्यादा आउटपुट करते हो, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो डिवाइड हो जाती है यूनिट्स में। ठीक है ना जी? सेल भी तो हाँ, एक बात डिपेंड करता है, डेफिनेटली वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तो बिहेवियर समझा रहा हूँ कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट कम होती रहेगी पर यूनिट। टोटल में नहीं, टोटल तो 5 लाख रुपए ही दे रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी पर यूनिट कॉस्ट तो कम हो रही होगी ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लार्ज स्केल पे अपने प्रोडक्शन को लेके जाएं। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से ये फायदा होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती है और आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। कम यूनिट्स बनाओगे, एक यूनिट पे ज्यादा फिक्स कॉस्ट आएगी। ज्यादा यूनिट्स बनाओगे, आपकी फिक्स कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी। चाइना क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है। चाइना इतनी मास प्रोडक्शन कर रहा है कि उसका फिक्स कॉस्ट तो यूनिट्स में होगा, चंद पर्टिकुलर सेंट्स में आ जाता होगा। इतनी ह्यूज लेवल पर प्रोडक्शन कर रहा है, जब भी तो सस्ता बेच सकता है पूरी दुनिया में। तो इसके बहुत सारे इंपैक्ट्स हैं, आगे जाके अभी आपको डिसीजन मेकिंग वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे। ठीक है, तो भाई ये आपकी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है। अब अगेन आपको बोलता है फिक्स कॉस्ट का ग्राफ पहचानो। अब आप कौन सा पहचानोगे? भाई फिक्स कॉस्ट का ग्राफ तो ये भी है, ये भी है। देखना पड़ेगा टोटल में पूछा है या और यूनिट में पूछा है। सवाल पूरा देखना है, जज्बाती नहीं होना। फिक्स और वेरिएबल को देख के देखना पड़ेगा टोटल में बोला है मुझे या पर यूनिट में मुझसे पूछा गया। ठीक है, तो ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गई। सारे ग्राफ्स आपको समझा दिए मैंने ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाए। नाउ द लास्ट क्लासिफिकेशन, द लास्ट कैटेगरी, अगेन बैक टू पेज नंबर 80। The last category of cost classification is relevant cost and irrelevant cost. अब अगेन ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि अक्सर अभी आप क्वेश्चंस करोगे ना, जब कॉस्टिंग के हम करेंगे पास्ट पेपर्स में, अक्सर क्वेश्चंस में थ्योरीज जो आएंगी ना वो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड आएंगी कि भाई आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। तो आपको डिसीजन मेकिंग करनी है तो भाई आप अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं तो आपसे कंपनी पूछेगी भाई क्या करूं, तुम मेरे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, क्या करूं बेटा, ये ऑर्डर एक्सेप्ट करूं नहीं करूं? तो कंपनी तो आपसे पूछेगी। अब आपको ही नहीं आएगी डिसीजन मेकिंग करना, तो आप कंपनी को क्या बताओगे? तो कंपनीज आर रिलाइंग ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंट्स। आपके जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है कंपनी को डिसीजन मेकिंग लेने में। जब आपको खुद को तो बताओ कि कॉस्टिंग है कैसी, कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है, कौन सी कॉस्ट इररेलेवेंट है। तो भाई देखें, रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? रेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं हर उस कॉस्ट को जो मेरे एक्शन की वजह से चेंज हो सके, जो मेरे एक्शन की वजह से चेंज हो सके। इंक्रीज और डिक्रीज डजंट मैटर, चेंज हो सके, ऐसी कॉस्ट कहलाती है रेलेवेंट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास है इस वक्त, ठीक है, यहां पे इस वक्त एक नया स्टूडेंट आया था, सर आई वॉन्ट टू सिट इन योर क्लास। अब राइट नाउ इफ आई एक्सेप्ट दिस स्टूडेंट इन माई रनिंग क्लास, तो क्या मुझे एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ा? रेंट तो मैं वही दे रहा हूं। क्या ये कॉस्ट मेरे एक्शन लेने की वजह से चेंज हो रही है? नहीं सर, ये कॉस्ट तो चेंज नहीं हो रही, दैट इज इररिलेवेंट। मुझे इसको कंसीडर नहीं करना चाहिए अभी रेंट को। क्या इसकी वजह से मुझे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी पड़ेगी? इस स्टूडेंट को अभी मैं बिठाता हूं क्लास में तो क्या ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी भी आपको वही चाहिए, अगेन दैट इज इररिलेवेंट। क्या इस बच्चे को इस वक्त अगर मैं एडमिशन देता हूं तो इसको क्या ज्यादा टाइम देना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा आपको, अपना टाइम आपको देना पड़ेगा। अब मेरी जो टाइम की कॉस्ट है, मेरा जो हार्डली कॉस्ट है, वो मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट है। अब मैं कंपेयर करूं कि इस बच्चे को अगर मैं इस टाइम पे एडमिशन देता हूं तो क्या मेरी जो कॉस्टिंग है और इसकी फीस बराबर हो रही है? मैं जो इसको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा क्या उस हिसाब से मुझे पे कर सकता है? नहीं कर सकता। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस कॉस्टिंग को देखना चाहिए।
मुझे बाकी सारी कॉस्ट को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि सारी कॉस्ट तो इररिलेवेंट है ना इस वक्त। ना मुझे कोई एडिशनल टैक्स भरना पड़ रहा है, ना एडिशनल रेंट भरना पड़ रहा है, ना एडिशनल मुझे यहाँ पे कोई एसी की कॉस्ट भरनी पड़ रही है, ना एडिशनल मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भरनी पड़ रही है। तो हर वो कॉस्ट जो आपके एक्शन लेने से चेंज नहीं हो सकती, दैट इज इररिलेवेंट। आप क्यों उसको डिसीजन मेकिंग में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? आप गलत फैसला ले लेंगे। आज अगर एक बच्चा आता है, मैं उससे सारी कॉस्ट कवर करने की सोचता हूँ, बोलता हूँ नहीं भाई फिक्स कॉस्ट भी दो, रेंट भी तुम पे करो, तुम्हारी ये भी कॉस्ट होगी, ये भी कॉस्ट होगी, तुम सब यूज तो करोगे। बच्चा चला उसके लिए कॉस्टिंग आउट हो जाएगी, मेरा क्लाइंट खराब हो गया। सेम अब मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाओ। अब आपके पास अगर एक बिजनेस चल रहा है, सुनिएगा गौर से, एग्जांपल रेलेवेंट और इररिलेवेंट कॉस्ट समझ में आ जाए। मेरे पास एक बिजनेस चल रहा है, ठीक, प्रोडक्शन कंटिन्यू है। अब मैं अपने लेबर्स को भी पैसे दे रहा हूँ, मटेरियल भी लगता है, साथ साथ मैं रेंट भी दे रहा हूँ, साथ साथ मैं इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ होगा। अब एक बड़ा ऑर्डर आ जाता है बीच में कि यार मुझे इतना ऑर्डर बना दो और मैं आपको $10 पे कर सकता हूँ 1 यूनिट के। अब मैंने सोचा यार मैं पहले जरा कॉस्टिंग कर लूँ भाई, मैं पहले खुद तो देख लूँ मुझे कितने का पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि यार जरा कॉस्टिंग करो जरा जल्दी से। तो भाई मटेरियल की कॉस्ट थी $5, लेबर की कॉस्ट थी तकरीबन $2 और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो एडिशनल आएगा उसकी डॉलर थी 1। $7 का मुझे खर्चा हो रहा, लेकिन फिक्स जो कॉस्ट थी मेरी वो तकरीबन $5 की थी। तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट को भी डाल दूंगा तो ये तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई, $12 हो गई। मैं सामने वाले को मना कर दूंगा, नहीं भाई ये देना, मेरी कॉस्ट $12 है, तो मुझे $10 दे रहा है, नहीं चाहिए तेरा ऑर्डर, जा भाई। अब इसमें मैंने क्या ब्लंडर किया, इस पूरी एग्जाम्पल में मैंने क्या ब्लंडर किया? वापस से एग्जाम्पल सुनिए एक बार, जिन्होंने मिस कर दी। एग्जाम्पल ये है कि एक क्लाइंट आता है मेरे पास बड़ा ऑर्डर लेके, बोलता है $10 दूंगा सर, 1 यूनिट के $10 दूंगा। मैंने अपनी कॉस्टिंग करी, मैंने देखा मटेरियल $5, लेबर $2 और जो दूसरे वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, जो दूसरे खर्चे हैं जो वाकई में प्रोडक्शन करने की वजह से होंगे, वो $1। तो ये टोटल कितने हो गए? $8, ठीक है, $8 हो गए। और फिक्स ओवरहेड जो है मेरे वो तकरीबन $5 है या $4 है, तो टोटल कॉस्ट तो मेरी 12 की हो गई। और बंदा कितने दे रहा है? 10। तो मैं मना कर दूंगा, बोलूंगा यार वाले में नहीं आ रहा, छोड़ दो जाओ। अब मुझे एक बात बताओ, वो चला गया, आपने मटेरियल की कॉस्ट तो बचा ली, लेबर की कॉस्ट भी बचा ली, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बचा ली, क्या रेंट बचा लिया? रेंट तो अभी भी देना है। क्या अगर मैं वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता तो उससे क्या मेरा रेंट सेव हो रहा था या रेंट ज्यादा हो रहा था? तो दैट इज इररिलेवेंट। आपने क्यों वो कॉस्ट इंक्लूड करके डिसीजन मेकिंग अपना खराब कर दिया? आपको चाहिए था कि आप इस वक्त इररिलेवेंट कॉस्टिंग ना करते, फिक्स कॉस्ट को अलग रखते और सिर्फ फोकस करते उस कॉस्ट पे जो कि रेलेवेंट है। आसान जबान में वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं सिर्फ कंसिडर कर लेता तो मैं बोलता भाई देख, मेरे पास मटेरियल $5 का है, लेबर $2 का है और वेरिएबल ओवरहेड्स $1 के हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट मेरी $8 है, बंदा मुझे $10 दे रहा है, $2 की अभी भी बचत है। फिक्स कॉस्ट तो भाई वैसे भी पे करनी है ना, अगर वो बंदा आए या ना आए, रेंट तो देना ही है ना आपको। तो भाई ऐसी कॉस्टिंग के अंदर, ऐसे डिसीजन मेकिंग के अंदर यू हैव टू इग्नोर इररिलेवेंट कॉस्ट्स। इररिलेवेंट कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना होता, आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग करनी होती है, क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग लेनी होती है और ऐसे डिसीजन जिससे बिजनेस को फायदा हो। आपको ये हर वक्त के लिए नहीं करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हर वक्त के लिए $10 पे एग्री हो जाओ, वरना तो आपका बिजनेस का इमेज खराब हो जाएगा कि भाई हर किसी को आप इतने का बेच रहे हो और आप इसको इतना। मैं एक सिचुएशनल कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसी बिजनेस सिचुएशंस फेस करता है तो उस टाइम पे रेलेवेंट कॉस्टिंग करनी होती है, उस टाइम पे इररिलेवेंट कॉस्ट को नहीं डालना होता है। अभी मैंने रिसेंटली मीम भी शेयर की थी, देखा थी, फिक्स कॉस्ट को बेचारा कोई करता ही नहीं कंसिडर। रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट सबसे फजूल कॉस्ट है, क्योंकि वो तो हो चुकी है ना ऑलरेडी इनका, उसको नहीं देखो, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को देखो। अपनी डिसीजन मेकिंग को अच्छा करना चाहते हो, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को देखो, सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट को देखो। रेलेवेंट कॉस्ट को देखोगे, अच्छा फैसला लोगे। रेलेवेंट कॉस्ट की जगह अगर आप इररिलेवेंट कॉस्ट पे लग जाओगे, माइट लूज योर कस्टमर्स टू योर कंपेटिटर्स, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें हमें रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर आगे जाके अभी बहुत डिटेल एक टॉपिक है उसमें आएगा। मैं अभी सिर्फ फर्क बता रहा हूँ रेलेवेंट और इररिलेवेंट का। इररिलेवेंट कॉस्ट को आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से इररिलेवेंट कॉस्ट में एक बड़ी कॉस्ट कहलाती है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट किसे कहते हैं? वो कॉस्ट जो ऑलरेडी डूब चुकी है, जो ऑलरेडी कमिटेड हो चुकी है। भाई मैं एक जगह रेंट भर चुका हूं, अब वो रेंट वापस आ सकता है?
तो भाई क्यों कंसिडर कर रहे हो उसको? जब एक चीज ऑलरेडी हो चुकी है तो उस पर क्यों शोक मना रहे हो? उसकी वजह से अपनी आगे की डिसीजन मेकिंग क्यों खराब कर रहे हो? एक चीज जो ऑलरेडी डूब चुकी है, जो पास्ट में इनकर की जा चुकी है, उसको बैठ के कब तक रोते रहोगे? पूरी जिंदगी उसी को बैठ के रोते रहोगे? आगे सोचिए, आगे का सोचिए, अहेड फ्यूचर आपका, आगे जितनी भी डिसीजन मेकिंग है, रेलेवेंट कॉस्टिंग है, आप उसको देखिए। सिर्फ और सिर्फ उसी को बैठ के रो रहे हैं तो भाई दैट इज इररेलेवेंट कॉस्टिंग। इररेलेवेंट कॉस्टिंग नहीं करनी है। मैं इतनी कॉस्टिंग जो सिखा रहा हूं इसलिए थोड़ी सिखा रहा हूं कि कोई पोर डिसीजन मेकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो इसलिए कॉस्टिंग सीख रहे हैं। कॉस्टिंग का मेन पर्पस क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस अगर आपसे कोई पूछे, सो द मेन पर्पस इज डिसीजन मेकिंग। इट असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। अगर आपकी कॉस्टिंग पक्की नहीं होगी, आप सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे? मुझे बताओ। तुम्हें यही पता नहीं होगा तुम्हें यूनिट कितने का पड़ रहा है, तुम कैलकुलेट कैसे करोगे सेलिंग प्राइस? तो भाई आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बाद में आती है, पहले तो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। आप जो अभी सीख रहे हो, आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखी है, आप बैलेंस शीट बनाते हो, आप डेप्रिसिएशन करते हो, ये तो बाद का काम है। पहले तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी कंप्लीट होगी तो बिजनेस शुरू होगा, बिजनेस शुरू होगा, रेवेन्यू होगा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी ना। तो आपकी तो शुरुआत ही इससे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतनी अच्छी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी, क्योंकि डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे तो कुछ शो करोगे ना अवाम को। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी कॉस्ट। कॉस्ट क्लासिफिकेशंस करना बहुत जरूरी है। ये सारी कॉस्ट क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझा दी। नाउ दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। यहाँ पे बेसिकली मकसद मेरा यही था कि आप लोगों को सारी बेसिक्स समझा दूं, सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाए। प्लीज इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से पहले ऐसा ना हो कि नेक्स्ट क्लास में वापस से सब कुछ समझाना पड़ रहा हो मुझे, ये नहीं कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कॉस्टिंग थोड़ा सा ऐसा एरिया है जहां पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे, थोड़ा सा स्पीड अप, पेस अप करेंगे चीजों को, क्योंकि हम इस वक्त सेशन के एंड पर है। कोई सेशन के शुरू में नहीं है कि मैं हर चीज बिल्कुल स्लोली समझाऊंगा। तो इस वक्त थोड़ा सा क्विकली ग्रास्प करनी है आपको चीजें। इस लेक्चर में मैं बहुत स्लो गया हूँ, एक एक चीज को बड़ा सुकून से समझाया है। वजह यही है कि अगले लेक्चर्स में स्पीड अप होगी चीजें, और ये सारी चीजें बार बार रिपीट नहीं होंगी। उस वक्त सिर्फ मैं बता रहा हूँ, मैं अज्यूम यही कर रहा हूँ, ये सब आपको पता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह थोड़ी सी एडवांस लेवल ऑफ कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी, और इसके बाद फिर मजीद जो क्वेश्चन और पास हम करेंगे उसके आपको सिखाए जाएंगे। और बाकी जो हमारे क्लासेस हैं उसके अंदर वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो रेगुलर हमारी चल रही है वही चलती रहेगी, ठीक है? एवरी संडेज देयर इज अ कॉस्टिंग क्लास। आगे जाके जैसे ही हमारी फाइनेंस खत्म हो जाएगा तो सारी क्लासेस में कॉस्टिंग आ जाएगा, ठीक है जी? तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज जा सकते हैं। ओके जी, डन। ऑफिस